कहानी की शुरुआत में हम ड्रैगन किंग चिनियान को देखते हैं। वो अपने प्यार नांसी के लिए अपने भाई और एक लड़की से लड़ रहा था। वो लड़की लिन उसे कहती है कि चिनियान, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, तो फिर तुम इस मामूली इंसानी लड़की को क्यों पसंद कर रहे हो। उसका भाई आजाओ कहता है कि चिनियान, तुमने तो कहा था कि मैं ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल में हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल पर्सन हूँ, तो फिर तुम इसे कैसे पसंद करने लगे। फिर वो दोनों ही मिलकर नांसी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, जिससे नांसी की मौत हो गई थी। मरने से पहले वो चिनियान से कहती है कि तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना। अपने प्यार को अपने ही सामने मरता देखकर ड्रैगन किंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो जोर से चिल्लाता है और उसके बाद अपना दिल निकालकर नांसी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ताकि जब भी वो दोबारा जन्म ले तो वो उसे आसानी से पहचान सके। आगे नांसी का इंतजार करते करते 1000 साल बीत गए थे। इतने में चिनियान अपनी सारी पुरानी यादें भूल गया था। वो कहता है कि मेरा ड्रैगन हार्ट वो मेरी बॉडी में नहीं, मुझे हमेशा से ही यही लगता है कि वो किसी अनजान लड़की के पास है जिसकी मुझे तलाश है। इतने सालों में मैंने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर मुझे उसका कुछ भी पता नहीं चला। जब भी इस तरह से स्नोफॉल गिरती कि मेरा मन उदास हो जाता है, मानो जैसे ऐसे दिन पर मैंने किसी खास इंसान को खोया हो। वहीं पर हम नांसी को देखते हैं जिसका दोबारा जन्म हो गया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है कि आज तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा। तुम्हें तो बचपन से ही ड्रैगन को लेकर सपने आते रहते हैं, मानो जैसे तुम अपनी पिछली जिंदगी में ड्रैगन की लवर हो। वो कहती है कि छोड़ो भी, अभी हम दोनों इस होटल में इंटरव्यू देने आए हैं। फिलहाल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने भाई की सर्जरी करानी है। जिस होटल में वो आई थी उसी होटल के ऊपर वाले कमरे में चिनियान भी था। उसका सर्वेंट कहता है कि बिना ड्रैगन हार्ट के तो आपकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ रही है। अगर वो लड़की हमें नहीं मिली तो शायद आपकी मौत भी हो सकती है। तभी ही अचानक से उसकी ड्रैगन रिंग चमकती है। उसे चमकता देखकर सर्वेंट कहता है कि लगता है कि वो लड़की यहाँ पर आ गई है। वो जल्दी से नीचे जाकर पूरे होटल को सील करता है। वो सभी को इकट्ठा करने के बाद कह रहा था कि कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। कुछ लड़कियाँ आपस में ही बातें कर रही थी कि चिनियान चाइना का सबसे अमीर आदमी है और वो काफ़ी सालों से किसी लड़की को ढूंढ रहा है। यकीनन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा लकी होगी। तो वहीं नांसी ये सोच रही थी कि माहौल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, मुझे किसी और जगह पर ट्राई करना चाहिए। चिनियान जैसे ही वहाँ पर आता कि एक लड़की उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है कि तुम्हें जिसकी तलाश है वो लड़की मैं ही हूँ। नांसी मौका देकर यहाँ से भाग जाती है। चिनियान देखता है कि रिंग ने अब चमकना बंद कर दिया है। वो इस लड़की को साइड में हटाकर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कहीं से भी उस लड़की को ढूंढ निकालो। फिर वो खुद भी बाहर उसे ढूंढने चला गया था। थोड़ी ही देर में वो इस रिंग की मदद से उसे ढूंढ लेता है, मगर जैसे ही वो उसे आवाज देने जाता कि एकदम से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सामने से आ रही कार उसे टक्कर देने ही वाली थी कि नांसी आकर उसे बचा लेती है। नांसी के पास आते ही उसकी ड्रैगन रिंग चमकने लगी थी। वो एकदम से उसे किस कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद किस करने पर उसका ड्रैगन हार्ट उसमें वापस से ट्रांसफर हो जाएगा। वो उसे दूर धक्का मारकर कहती है कि लगता है कि तुमने मेरी मदद करने को गलत समझ लिया। वो उसे चाटा मारकर वहाँ से जा रही थी कि ये कहता है कि अब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा। उसी रात नांसी किसी क्लब में वेटर की जॉब करने चली गई थी। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे अपनी भाई की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। क्लब में कुछ लफंगे लड़के उसे देखकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ही वहाँ पर ड्रैगन किंग आकर उसे बचाता है। वो अपने मैजिक से इन लफंगे लड़कों को मजा चखाते हुए कहता है कि मैं इसका काफी सालों से इंतजार कर रहा था, तो फिर इसको हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आज तुम्हारी वजह से इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें सीधा नरक का रास्ता दिखा देता। इतना बोलकर वो नांसी को लेकर बाहर आ जाता है। नांसी उसके बड़े बड़े सिंग देखकर डर जाती है कि ये सब कुछ क्या है और तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम देख ही सकती हो कि मैं एक ड्रैगन हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुम्हारा काफी सालों से इंतजार कर रहा था। नांसी कहती है
कि लगता है कि तुमने मुझे कोई और समझ लिया है, मैं वो लड़की नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही थी कि वो उसे हवा में उड़ाते हुए कहता है कि आज तुम 1000 साल के बाद मुझे मिली हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ। वो उसे टेलीपोर्ट करके अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो उसके भाई को दिखाते हुए कह रहा था कि तुम इसकी सर्जरी के लिए पैसे जमा कर रही हो ना, देखो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा और तुम्हारे भाई का इलाज चाइना के सबसे काबिल डॉक्टर के पास से कराऊंगा। बदले में तुम्हें मुझसे शादी करके मेरे साथ रात गुजारनी होगी। नांसी फट से उसे मना कर देती है कि लगता है कि तुमने मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ लिया है। चिनियान कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती, अगर तुमने मुझे मना करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई की जान भी ले सकता हूँ। अब ये सुन मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में नांसी की उसके भाई के अलावा और कोई फैमिली नहीं और वो अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है। चाहते चाहते चिनियान उसे धमकी देता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, इसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कल ही हम शादी करने वाले हैं, तो तैयार रहना। नांसी कहती है कि पता नहीं मैं किस जगह पर आकर फंस गई। अगले दिन चिनियान अपने सर्वेंट से कह रहा था कि उस लड़की के साथ रात गुजारने के बाद उसकी मौत हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए ये कब्र सजा कर रखी है। एक इंसान ड्रैगन की एनर्जी को कभी भी सह नहीं पाता, वैसे भी उस लड़की ने मेरा ड्रैगन हार्ट 1000 साल तक अपने पास रखा, तो वो मरना डिजर्व करती है। तभी ही वहाँ पर नांसी तैयार होकर आ जाती है। उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर चिनियान को अपनी पुरानी यादों की एक ब्लरी झलक दिखाई देती है, जिसमें किस तरह से उसने नांसी से शादी की, फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे। इन्हीं सारी यादों में खोकर वो असल में उसे किस कर देता है। नांसी उसके इस सडन एक्शन से थोड़ा डर गई थी कि ये अचानक से मेरे साथ क्या करने लगा। वो सोचता है कि मुझे एकदम से क्या हो गया था, मैं इसे देखकर इतना ज्यादा सैड फील क्यों कर रहा हूँ। उसकी वापस से तबीयत खराब होने लगती है कि वो सोचती है कि लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो उसे गले लगाकर उसे कंसोल करने लगी थी कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आसाओ को जब नांसी के बारे में बताया जाता कि वो काफी गुस्से से कहता है कि पिछली बार की तरह मैं उस इंसानी लड़की को दोनों भाइयों के बीच में नहीं आने दूंगा। जैसे ही चिनियान हाथ ट्रांसफर करेगा कि मैं उस लड़की को मार दूंगा। यहाँ पर नांसी चिनियान का ध्यान रखते रखते खुद सो गई थी। पुरानी यादों की छोटी सी झलक वापस आने के बाद चिनियान उसे थोड़े अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगता है। अब वो तो उसे कोट उठाकर चला गया था। थोड़ी देर के बाद नांसी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारा भाई बेहोश हो गया। ये सुन वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर अपने भाई को इतना ज्यादा दर्द में देखकर वो डॉक्टर से कहती है कि आप इसकी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे, कि डॉक्टर कहते हैं कि माफ करना, पर मास्टर आसाओ ने हमें मना किया है। देखो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है, हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते। कि तभी ही वहाँ पर आसाओ आ जाता है। नांसी उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लो, तुम जो भी बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आसाओ को उसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि इसी की ही वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ सोने के लिए तैयार हो गई, तो ऐसे में तो तुम किसी के भी साथ सो जाओगी। इतना बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर चिनियान आ जाता है। वो आसाओ को धक्का मारकर कहता है कि ये मेरी है, इसे हाथ भी मत लगाना। आसाओ सोचता है कि पास्ट में तो चिनियान हमेशा मेरे साथ रहता था, उसने एक बार कहा था कि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मगर इस लड़की के आने के बाद उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया और ऐसे में ही हम दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। अभी चिनियान उसे कहता है कि तुम कौन हो और इस तरह से नांसी से बदतमीजी क्यों कर रहे थे। ये सुन आसाओ सोचता है कि अच्छा तो चिनियान को हजारों सालों के बाद ये लड़की याद आ गई, पर मैं नहीं। तभी ही अचानक से नांसी के भाई की तबीयत बिगड़ने लगती है कि वो चिनियान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे भाई की मदद करो। वो डॉक्टर से कहता है कि आप जल्दी से इसकी सर्जरी करिए। आगे सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद नांसी का भाई बिल्कुल ठीक हो गया था। उसका भाई कहता है कि दीदी
यह हैंडसम लड़का कौन है? अभी अभी इसने आपकी उस बुरे लड़के से मदद की, तो क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? नांसी कहती है कि चुप करो, अभी अभी इन्होंने हमारी मदद की है तो इसे थैंक यू कहो। चिन्यान, जो कि बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर काफी खुश हो गया था, वो उसे मैजिक दिखाता है। नांसी का भाई कहता है कि जीजू, आप तो सचमुच में काफी अमेजिंग है। दूर से आसाओ ये देखकर कहता है कि चिन्यान, तुम तो काफी क्रूर और रुथलेस हो, तो फिर इस लड़की को खुश करने के लिए तुम अपना सॉफ्ट साइड क्यों दिखा रहे हो? तुमने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया। ये सारी इस इंसानी लड़की की गलती है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं इसे चिन्यान की जिंदगी से बाहर नहीं कर देता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। घर वापस आने के बाद चिन्यान अपने सर्वेंट से कह रहा था कि हॉस्पिटल में वो लड़का कौन था। उसके पास से बिल्कुल मेरे जैसी ही वाइब आ रही थी, मानो जैसे वो भी कोई ड्रैगन हो। सर्वेंट कहता है कि ये सब कुछ छोड़िए, पहले आपको नांसी के साथ सोकर अपने ड्रैगन हार्ट को वापस लेने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ड्रैगन हार्ट वापस नहीं मिला तो आपकी मौत भी हो सकती है। नांसी, जो कि इसी तरफ आ रही थी, उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो उसे पूछता है कि क्या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो कहती है कि पहले लग रहा था पर अब नहीं। मैंने हॉस्पिटल में देखा कि तुम किस तरह से मेरे भाई के साथ खेल रहे थे। यकीनन तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि तुम जितना मुझे अच्छा समझती हो, मैं उतना अच्छा हूँ भी नहीं। अगर मैं तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लूँ, तब तुम क्या करोगी? नांसी कहती है कि मेरे लिए मेरा भाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसे बचाने के लिए मुझे खुद की जान की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ, बस वो सही सलामत रहना चाहिए। फिर वो उसे कहती है कि मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। रात में बर्फ पड़ रही थी कि नांसी उसे देखकर एंजॉय कर रही थी कि तभी ही वहां पर चिन्यान आकर उसे अचानक से ही चेक करने लगता है कि ये ठीक तो है ना। उसके इस सडन एक्शन से वो थोड़ी शॉक्ड हो गई थी कि अब इसे अचानक से क्या हो गया। लेकिन फिर सर्वेंट के जरिए उसे पता लग जाता है कि जब भी इस तरह से स्नोफॉल गिरती कि चिन्यान उदास हो जाता है, अकेला रहना पसंद करता है, मानो जैसे उसने ऐसे दिन पर किसी खास इंसान को खोया हो। ये सुनकर नांसी बर्फ का एक खिलौना बनाकर चिन्यान के पास खेलने के लिए चली गई थी ताकि उसका मूड अच्छा हो सके। नांसी के साथ इस तरह से खेलने पर वो सचमुच में खुश हो गया था, मगर एकदम से उसे अपनी पुरानी यादें वापस आती है और वो रोना शुरू कर देता है। नांसी उसे गले लगाकर कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो सोचता है कि मैं एकदम से रोने कैसे लग गया, मुझे अचानक से क्या हो गया था। वो जल्दी से उसे दूर होता कि वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी दिल की बीमारी को ठीक करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो उसे किस करने लगती है। फिर तो वो भी नहीं रुकता, वो उसे उठाकर कमरे के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि नांसी को नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसे रुकना पड़ता है। वो सोचता है कि एक इंसान ड्रैगन की एनर्जी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर अभी मैं इसके साथ कुछ ज्यादा करने चाहता तो इसकी मौत भी हो सकती थी, मगर अभी इसे इतनी तकलीफ में देखकर मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? क्या इस लड़की ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया है? नांसी अपनी नाक को साफ करके जैसे ही उसे दोबारा किस करने चाहती कि वो उसे दूर हटाकर कहता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। दूर से आसाओ ये सब कुछ देखकर कहता है कि भाई तुम्हें उस लड़की की इतनी ज्यादा परवाह होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर तुम उसे बचाने चाहोगे तो तुम खुद मर जाओगे। तुम उसके साथ वो सारी चीजें करके अपना ड्रैगन हार्ट वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुमसे ये नहीं हो रहा तो मैं ही कुछ करता हूँ। अगले सीन में नांसी अपने ख्यालों में गुम रास्ते पर चल रही थी कि उसकी टक्कर आसाओ से हो जाती है। आसाओ कहता है कि इंसान और ड्रैगन के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बन सकता।
अगर ऐसा हुआ तो इंसान ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर की वजह से मर जाएगा। इंसान सचमुच में काफी कमजोर होते हैं। मैंने देखा कि तुम चिनयान की मदद करना चाहती हो। अगर तुम कहो तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर तुम्हें दे सकता हूँ। नांसी कहती है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। कि वो कहता है कि मैं भी चिनयान की तरह ड्रैगन क्लैन से हूँ और चिनयान की मदद करना चाहता हूँ। सर्वेंट आकर चिनयान से कहता है कि नांसी बाहर किसी लड़के के साथ है। ये सुनकर वो जल्दी से टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाता है। आसाओ माउथ टू माउथ नांसी को स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर कर रहा था कि वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। आसाओ कहता है कि देखो ड्रैगन ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं। उन दोनों को साथ में देखकर चिनयान को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों किस कर रहे हैं। यहाँ आसाओ के दिमाग में ये चल रहा था कि ये लड़की सचमुच में काफी कमजोर है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे भाई को उसका ड्रैगन हार्ट वापस मिल जाए। जब नांसी घर वापस आती कि चिनयान बहुत ही ज्यादा जेलस था, वो उसे पकड़कर कहता है कि तुम मेरी पीठ पीछे दूसरे लड़कों से मिलती हो, ऐसा करके तुम क्या जताना चाहती हो। नांसी उसे एकदम से किस कर देती है जिससे वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था और उसका गुस्सा वो भी अब थोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे इस हार्ट डिसीज को ठीक करना चाहती हूँ। जैसे ही वो उसे दोबारा किस करने चाहती कि वो कहता है कि तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो ना। उसके चुटकी बजाते ही वहाँ पर पैसों की बारिश होना शुरू हो गई थी। वो कहता है कि इन सारे पैसों को उठाओ और मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर से कहीं भी बाहर मत जाना और किसी भी दूसरे लड़के से मत मिलना। जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था कि उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। आसाओ ये देखकर कहता है कि मेरा भाई उस लड़की के साथ कुछ कर क्यों नहीं रहा, इसे उस लड़की की इतनी ज्यादा परवाह क्यों है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नांसी ये घर छोड़कर चली जाए। मैं चिनयान को जताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही उसके साथ हूँ। फिर वो अपना भेस बदलकर नांसी के पास जाता है, जहाँ पर नांसी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं सचमुच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो, मैंने अपने हार्ट डिसीज के लिए किसी और को ढूंढ लिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये रहे कुछ पैसे, इसे लो और यहाँ से चलती बनो। वो नांसी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है कि मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर काफी घिन आती है, मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पर नहीं देखना चाहता। नांसी सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। वो यहाँ से रोती हुई चली जाती है। चिनयान का सर्वेंट उसे कहता है कि मैंने डॉक्टर लिन को यहाँ पर बुलाया है, सुना है कि उसके पास ड्रैगन की हर बीमारी का इलाज है, तो क्या पता वो आपके हार्ट डिसीज को ठीक कर दे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर लिन यहाँ पर आ जाती है। ये वही लड़की है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो चिनयान से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। वो उसे एक पिल खाने के लिए देती है जिससे चिनयान का दर्द गायब हो गया था। वो उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की तो बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए। डॉक्टर लिन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। देखो तुम गलत मत समझना, अभी तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे साथ रहना होगा। चिनयान तो उसे मना करने वाला था, लेकिन डॉक्टर लिन काफी रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे हाँ कह देता है। अगले सीन में चिनयान किसी टेम्पल में चला गया था, जहाँ पर वो वहाँ के मंक से कहता है कि मुझे इस टेम्पल की सबसे कीमती मेडिसिन चाहिए। वो मंक उसे मना करते हुए कहता है कि वो हमारे टेम्पल का ट्रेजर है, हम वो तुम्हें नहीं दे सकते। चिनयान कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं उसे छीन कर ले जाऊंगा। ये सुन मंक को गुस्सा आ गया था एंड वो उस पर हमला कर देते हैं। चिनयान अकेले ही इन सभी लोगों से फाइट कर रहा था कि आसाओ उसकी मदद करने वहाँ पर आ जाता है। वो अपने आसपास सेफ्टी बैरियर बनाकर चिनयान से कहता है कि तुम जिस लड़की के लिए ये कीमती मेडिसिन लेने आए हो वो तो तुम्हारा घर छोड़कर कब का जा चुकी है। अगर यकीन नहीं होता तो जरा ये देखो, उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं, वो तुमसे बिल्कुल भी वफादार नहीं थी, उसे बस पैसों से मतलब था। जाने से पहले उसने मेरे पास से ढेर सारे पैसे लिए। चिनयान ये सुनकर सैड हो गया था
कि तभी ही वहाँ पर नांसी आ जाती है। उसे सैड देखकर वो सीधा उसे किस कर देती है। चिनयान पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए मैं भागकर तुम्हारे पास चली आई। वो बस इतना ही बोल पाती कि बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद चिनयान उन मंक के पास से मेडिसिन छीनकर अपने घर पर वापस आ जाता है। दरअसल में ये दोनों एक दूसरे के पास्ट लवर थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। नांसी को जब होश आता कि चिनयान उसकी काफी अच्छे से केयर कर रहा था, उसको अपना इतना ज्यादा ध्यान रखता देखकर वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि ये मुझसे नफरत करता है, इसीलिए मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, पर मैं गलत थी, इसको भी मेरी परवाह है। दूसरी तरफ डॉक्टर लिन चिनयान के साथ शादी करने के बारे में सपने देख रही थी कि मैं उसका इलाज करने के बहाने उसके पास शादी रहूंगी और फिर उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। जब वो यहाँ पर आती कि चिनयान टेम्पल से लाई हुई उस दवाई को नांसी को खिलाने जा रहा था कि इसको खाने के बाद मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आऊंगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक रहोगी। लेनू से कहती है कि तुम इसे ये दवाई नहीं खिला सकते, ये दवाई हम ड्रैगन्स के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। अगर नांसी इसे कंज्यूम करती तो ज्यादा माना पावर बढ़ने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। देखो तुम इसे मुझे दे दो, इस दवाई को मैंने ही बनाया था, मैं नांसी के लिए इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दूंगी ताकि इसको खाने के बाद नांसी को कुछ भी ना हो। चिनयान उस पर भरोसा करके उसे वो दवाई दे देता है। लिन यहाँ पर चिनयान के सामने काफी अच्छा बन रही थी, मगर नांसी को बचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो इस दवाई में चेंजेस करके वापस आ जाती है। वो सोच रही थी कि इस दवाई को खाने के बाद नांसी एक दिन के लिए तो ठीक रहेगी, पर अगले ही दिन उसकी मौत हो जाएगी। फिर तो चिनयान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अभी वो चिनयान को इस दवाई को देकर अपने रूम में वापस जा रही थी और अपनी किसी फ्रेंड से इसके बारे में बात कर रही थी कि दूर से आसाओ ये सब कुछ सुन लेता है। आज ये दोनों अपनी पहली रात साथ में गुजारने जा रहे थे। वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि आसाओ आकर उसे रोकता है कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी ही वहाँ पर लिन आकर कहती है कि मैंने दवाई को बदल दिया है, इससे नांसी को कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर उसके क्लोज जा सकते हो। ये सुन आसाओ सोचता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, अगर नांसी मर जाती है तो इसमें तो मेरा ही फायदा है, हम दोनों भाइयों के बीच के रास्ते का पत्थर हट जाएगा। फिर उन दोनों के जाने के बाद चिनयान नांसी को किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन चिनयान की बॉडी में उसका ड्रैगन हार्ट वापस आ गया था और उसके वापस आते ही उसकी सारी पुरानी मेमोरीज भी वापस आ जाती है। वो नांसी से कहता है कि 1000 सालों के बाद मुझसे दोबारा प्यार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अभी वो उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रहा था कि तभी ही नांसी का ध्यान इस कब्र पर जाता है। उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पर पहली बार आई थी तब चिनयान अपने सर्वेंट से कह रहा था कि नांसी के साथ रात गुजारने के बाद अगले दिन जब उसकी मौत हो जाएगी तो मैं उसे इसी कब्र में दफना दूंगा। अभी उसकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ रही थी। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मेरा यूज किया ताकि तुम्हें अपना ड्रैगन हार्ट वापस मिल जाए। अब मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, इसलिए तुम मुझे मारकर मुझे इस कब्र में दफना दोगे। चिनयान कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन तभी ही उसकी मौत हो जाती है। अब चिनयान को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि मैं इसके करीब आया इसीलिए इसकी मौत हो गई। क्या किसी को प्यार करना इतना ज्यादा दर्दनाक और तकलीफ दे सकता है? वो कहता है कि अब तुम जिंदा नहीं हो तो फिर मैं जीकर क्या करूँगा। वो खुद को मारने जा रहा था कि वहाँ पर आसाओ आकर उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम ये क्या पागलपना करने जा रहे थे, एक लड़की के लिए तुम अपनी जान नहीं ले सकते। 1000 सालों के बाद तुम्हें अपनी सारी यादें वापस आ गई, ये लड़की भी, पर तुम्हें ये याद नहीं कि मैं कौन हूँ। चिनयान उसकी तरफ काफी सरप्राइज होकर देख रहा था
कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। फिर वो उसे मैजिकल बैरियर में कैद करके नांसी की लाश को दफनाने चला जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए उसे ठीक करने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। तुम्हें अकेला फील ना हो इसीलिए मैं तुम्हारी कब्र पर मिलने आता रहूँगा। लेकिन वो देखता है कि ये तो अभी भी जिंदा है, उसके हाथ अभी भी हिल रहे हैं। आसाओ को गुस्सा आ जाता है कि ये अभी तक मरी क्यों नहीं। वो उसकी कब्र के आसपास आग लगा देता है ताकि नांसी की मौत हो जाए। चिनयान बैरियर को तोड़कर नांसी के पास आ रहा था कि तभी ही आसाओ उसकी अस्थियां लेकर आ जाता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसे अभी भी बचा सकता था। आसाओ कहता है कि बस करो, वो मर चुकी है, इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सेप्ट कर लो। चिनयान रोने लगता है कि नांसी तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो, ये सारी मेरी गलती है, मेरी ही वजह से तुम्हारी मौत हुई। तभी ही वहाँ पर लेन आकर कहती है कि तुम्हारे ड्रैगन हार्ट को हमेशा हेल्थी रखने के लिए मैं ये दवाइयाँ लेकर आई हूँ। चिनयान कहता है कि तुमने ही उस दवाई को बदला था ना, बताओ तुमने ऐसा क्या किया कि नांसी की मौत हो गई। लिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। यहाँ पर वो बिल्कुल दूध का धुला बनने का नाटक करती है। ये सुनकर चिनयान उसे ज्यादा कुछ कह नहीं पाता एंड फिर लिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम नांसी को देखते हैं जो कि जिंदा थी और अभी आसाओ के घर पर। आसाओ थोड़ा सा झलकुकड़ा था मगर इतना ज्यादा बुरा भी नहीं कि वो किसी की जान ले। होश में आने के बाद नांसी को कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो। उसका मेमोरी लॉस्ट होता देखकर आसाओ कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी तब काफी जख्मी थी, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई। शायद कोई तुम्हें मारना चाहता है, ऐसा करो कि तुम मेरे घर पर रहो, यहाँ पर सेफ रहोगी। नांसी को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा भला इंसान है, मेरी मदद कर रहा है। जैसे ही वो पॉरेज खाने जाती कि उसे उल्टियाँ होती है, वो अपनी मैजिक पावर की मदद से देखता है कि उसे पता लगता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। वो सोचता है कि ये तो मेरे भाई के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, ड्रैगन का बच्चा इसकी बॉडी के अंदर था इसीलिए इसकी मौत नहीं हुई, उस बच्चे ने इसकी जान बचाई। एक बार उस बच्चे को बाहर आ जाने दो, फिर मैं इसे मार दूंगा। नांसी डर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये जानकर ये मुझे कहीं घर से बाहर ना निकाल दे, पर वो कहता है कि अब जबकि तुम प्रेग्नेंट हो तो यहीं पर रहो, मेरी परमिशन के बगैर बाहर मत निकलना, क्या पता तुम पर दोबारा हमला हो जाए। ये सुन नांसी खुश हो गई थी। वो सोचती है कि अब जबकि मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद नहीं तो मुझे पता नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन मैं अकेले ही इसे पाल सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ। चिनयान नांसी की फोटो को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था कि तभी ही उसके पास लिन आकर कहती है कि तुम अभी भी इस मरी हुई लड़की को क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे देखो, क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखता नहीं। चिनयान कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो यहाँ से निकल जाओ, आगे से मेरे सामने मत आना, और तुमने नांसी की अगर बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नांसी खाने का सामान लेने बाहर आई थी, वो भी ये सारा नज़ारा देखती है जब वो यहाँ से जा रही थी कि लिन की नजर उस पर पड़ जाती है। नांसी को जिंदा देखकर वो काफी शॉक्ड हो गई थी कि ये अभी तक जिंदा क्यों है। चिनयान को इसके बारे में पता लगे उससे पहले ही मुझे इसे टपकाना होगा। आसाओ जब घर वापस आता कि नांसी को घर पर ना देखकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा था कि तभी ही वो घर पर आ जाती है। फिर वो किचन में जाकर खाना बना रही थी। उसका ये अजीब सा तरीका देखकर वो सोचता है कि क्या ये खाने में जहर मिला रही है ताकि मुझे मारकर ये मेरी जायदाद हड़प सके। अमीर लड़का देखा नहीं कि इसके मन में खुराफाती आइडिया चलने लगा। मुझे पता ही था कि ये पैसों की भूखी है, लेकिन इसे क्या लगता है कि ये मुझे मामूली से जहर से मार पाएगी। मैं एक ड्रैगन हूँ, ऐसे छोटे मोटे जहरों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। आगे जब वो इस खाने को टेस्ट करता कि इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं था, नांसी उसे कहती है कि तुमने मुझे अपने घर पर रहने की जगह दी, इसीलिए बदले में मैं तुम्हारे घर की सफाई कर दूंगी और 3 टाइम का खाना बना दूंगी। देखो मैं यहाँ पर फ्री में नहीं रहना चाहती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये जानकर भी तुमने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला तो तुम जरूर एक अच्छे इंसान होगे। ये सुनो उसे थोड़ा
थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं तो इसके बारे में कितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा भोली भाली और काइंड है, शायद इसीलिए चिनयान इसे इतना ज़्यादा पसंद करता है। अगले सीन में आसाओ की गैर मौजूदगी में लिन आकर नांसी को किडनैप कर लेती है। वो उसे किसी बंद पड़ी बिल्डिंग में ले जाकर उसे मारने की बात कर रही थी कि तुम्हारी वजह से चिनयान ने मुझे काफी बार रिजेक्ट किया, अब तुम बचोगी नहीं। नांसी उसे कहती है कि मेरा हाल ही में ही एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से मेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लिन कहती है कि अच्छा तो अब तुम्हारा मेमोरी लॉस्ट हो गया, मैं चिनयान की वाइफ हूँ और तुमने उसे सिड्यूस करके उसकी दूसरी मिस्ट्रेस बनने की कोशिश की। लिन यहाँ पर खुद से ही कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर कहती है कि तुम्हारा और भी 12 लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था, तुम एक कैरेक्टर लेस लड़की हो। नांसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता कि भले ही मेरा मेमोरी लॉस्ट हुआ हो पर मैं किसी और के हस्बैंड को चुराने की कोशिश तो नहीं करूंगी। अब ये सुन लिन को गुस्सा आ गया था। वो जैसे ही उसे मारने जाती कि उसे पता लगता है कि नांसी प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि कमीने, तू चिनयान के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी हो गई। दूसरी तरफ आसाओ जब घर वापस आता कि सामान को बिखरा पड़ा देखकर वो अपने मैजिक की मदद से देखता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो जल्दी से चिनयान के पास जाकर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को लिन ने किडनैप कर लिया है और वो मेरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी है। मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास से मदद मांगने आया हूँ। चिनयान जो कि नांसी की फोटो को देखकर काफी ड्रिंक कर रहा था, वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आसाओ सोचता है कि अगर भाई को पता लगा कि नांसी जिंदा है और वो उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी हो गई है तो पक्का वो दोबारा उसके पीछे पड़ जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। लिन जैसे ही नांसी को मारने जाती कि वहाँ पर ये दोनों भाई आ जाते हैं। चिनयान को देखकर लिन अपनी सफाई में कुछ कहने जा रही थी कि वो फट से उसे चाटा लगाकर कहता है कि तू अपना मुंह बंद रख। चाटा खाकर लिन को गुस्सा आ गया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों भाइयों को मारो एंड फिर खुद वहां से भाग जाती है। चिनयान जब इन लोगों से लड़ रहा था कि इतने में ही आसाओ अपने मैजिक की मदद से नांसी का फेस बदल देता है। सभी को हराने के बाद आसाओ उसे थैंक यू कह रहा था कि चिनयान सोचता है कि मेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड है और वो उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी है, मगर मुझे इसके बारे में कुछ कैसे नहीं पता चला। पर कोई नहीं, ये उसकी लाइफ है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि आसाओ उसके सामने आकर कहता है कि नांसी को इस तरह से हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसके फेस पर कट मार कर कहता है कि अगर दोबारा ऐसा करने की जुर्रत की तो सीधा फेस बिगाड़ दूंगा, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। जब वो घर वापस आता कि नांसी उसे लिन के बारे में पूछ रही थी कि वो लड़की कौन थी और वो मुझे मारना क्यों चाहती थी। आसाओ कहता है कि मुझे लगता है कि उस लड़की ने ही तुम पर पहले हमला कराया होगा। जब तुम मुझे मिली थी तब तुम खून में लथपथ थी। ये तो अच्छा है कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई और मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम ऐसा करो कि घर से बाहर निकलना बंद कर दो, क्या पता वो लड़की दोबारा तुम पर अटैक कर दे। नांसी सोचती है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, प्रेगनेंसी में मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिर कुछ महीनों के बाद नांसी एक ड्रैगन के बच्चे को जन्म देती है, मगर उसको जन्म देने के बाद उसकी मौत होने वाली थी। मरने से पहले वो आसाओ से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान रखना। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालूंगा। जैसे ही नांसी आखिरी सांस लेती कि वहाँ पर चिनयान आ जाता है, क्योंकि इस बच्चे के पैदा होने पर जो एनर्जी क्रिएट हुई थी वो चिनयान ने भी महसूस की थी, जिससे उसे नांसी के बारे में पता लग गया था। नांसी की लाश देखकर वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर उसे बचाने में लगा देता है। अगले सीन में नांसी अपने बच्चे के साथ थी और उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। घर पर आसाओ चिनयान पर चिल्ला रहा था कि आज फिर से तुमने उस लड़की के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, अपना सारा कल्टीवेशन यूज कर लिया। चिनयान कहता है कि मैं उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो ज्यादा कुछ बोलने चाहता कि बेहोश हो जाता है। फिर कहानी सीधा हमें 6 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर नांसी का 6 साल का एक बेटा था जिसका नाम शाओवान था। वो कहता है कि मम्मी
आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं आपको ब्लाइंड डेट पर लेकर आया हूँ। आपकी केयर करने के लिए हमें फादर की ज़रूरत है। नांसी उसे मना करती है कि उसे किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, लेकिन शावन काफ़ी जिद कर रहा था कि नहीं, आपको आना ही होगा। आगे नांसी का ब्लाइंड डेट जब वहाँ पर आता कि इस बंदे का 2 बार डिवोर्स हो चुका था, इसके बच्चे थे और अभी नांसी से ये काफ़ी क्रीपी बातें कर रहा था। दूर से चिन्यान उसे देखकर कहता है कि अभी ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर ये मेरे साथ रही तो पक्का किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। जब इस बंदे को ये पता चलता है कि नांसी अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कि ये उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये क्या बात हुई, फिर तुम इस ब्लाइंड डेट पर कैसे आ गई। वो उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा रहा था कि शावन को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर दी। अब इस बंदे को तो गुस्सा आ जाता है कि ये छोटा लड़का मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है। वो जैसे ही उसे मारने चाहता कि चिन्यान वहां पर आकर उसकी अच्छी खासी बैंड बजा देता है। शावन ने चिन्यान की एनर्जी को फील कर लिया था। वो सोचता है कि ये बंदा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे पापा पापा कह के बुलाने लगा था। नांसी कहती है कि माफ़ करना, मेरा बेटा थोड़ा नादान है। वो सोचता है कि नांसी को अब तो कुछ याद नहीं, तो मैं उसके साथ अपने रिलेशन की शुरुआत फिर से कर सकता हूँ। वो कहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया था। इतना बोलकर वो उसे बातें करने लगता है। नांसी का भरोसा जीतने के लिए वो ये भी झूठ कह देता है कि मेरी आंखें खराब है, मैं अंधा हूँ। कुछ देर ऐसे ही बातें करने पर इन दोनों को चिन्यान पसंद आ गया था। उसके बाद चिन्यान उसे शादी करके उसे अपने घर पर लेकर आता है। वहाँ पर आसाव को देखकर वो सोचती है कि अच्छा, तो ये आसाव का भाई है। अगर ऐसा है तो फिर ये भी उसकी तरह अच्छा इंसान होगा। चिन्यान उसे धमकी देता है कि नांसी अब वापस आ गई है, तो तुम उसे हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरे भाई भी थे। तुम मेरी लव लाइफ से दूर रहो, यही बेहतर रहेगा। नांसी सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मानो जैसे मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ। तभी ही शावन चिन्यान को एक पत्थर मारता है। वो सोचता है कि क्या ये बदमाश लड़का मेरा ही बेटा है, इसने मुझे कितनी जोर से मार दिया। नांसी उसकी फिक्र में जल्दी से उसके पास आ गई थी कि वो सोचता है कि अच्छा, तो इस छोटे बदमाश ने मेरी मदद की। नांसी जब मेडिसिन ढूंढने उसके रूम में गई थी कि शावन चिन्यान को धक्का मारकर भाग जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो गया था। अब इस किस के बाद नांसी को पता चल जाता है कि ये अंधा नहीं है, इसने उसे झूठ बोला था। जब वो इसके बारे में चिन्यान से कुछ पूछती कि चिन्यान उसे गोली खिलाकर और कोई दूसरी झूठी कहानी बताकर उसे ये कन्विंस कर देता है कि हाँ, मैं पहले अंधा था पर अब नहीं हूँ, मेरी आंखें ठीक हो गई है। रात में ये तीनों लोग साथ में सो रहे थे। शावन को अपने मम्मी पापा के बीच में सोने में बड़ा मजा आ रहा था। जैसे ही नांसी सो जाती कि शावन चिन्यान को धमकी देता है कि फिलहाल तो मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी मम्मी को बुली करोगे। अगर उसको कोई मामूली लड़की समझकर उसे रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें ठिकाने लगाने का दम भी रख सकता हूँ। चिन्यान कहता है कि अच्छा, तो अब मेरा बेटा मुझे ही धमकी दे रहा है। वो उसे अपने बड़े बड़े ड्रैगन के सींग दिखाता है, यानी कि वो कहना चाहता था कि मैं तुम्हारा ही बाप हूँ। शावन कहता है कि अच्छा, तो आप भी एक ड्रैगन है, पर फिर भी मैं आपको हराने का दम रख सकता हूँ। इतना बोलकर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नांसी जब उठती कि वो चिन्यान की बाहों में थी, चिन्यान उसे देखकर उसे किस करने ही वाला था कि वहाँ पर शावन आ जाता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी से आप ब्रेकफास्ट रेडी कर दीजिए। अगले सीन में ये तीनों लोग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए गए थे। चिन्यान जैसे ही पानी लेने दूर होता कि लिन की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। वो नांसी को देखकर उसके पास आकर कहती है कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। वो जैसे ही उसे मारने चाहती कि शावन उसे बचाता है। उसकी मैजिकल पावर को देखकर वो समझ गई थी कि ये चिन्यान का बेटा है। जैसे ही वो इन दोनों पर हमला करने चाहती
कि वहाँ पर चीनियान आकर कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं सचमुच में तुम्हें मार दूंगा। चीनियान की पावर देखकर नांसी को सारी पुरानी यादें वापस आ जाती है। वो कहती है कि पास्ट में तुमने मुझसे प्यार करने का झूठा नाटक करके मेरी जान लेने की कोशिश की थी। तुमने पहले भी मुझसे झूठ बोला और आज 6 सालों के बाद भी तुम बस मुझसे झूठ ही बोल रहे हो। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो शावान को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही आसाओ उसे किडनैप करके उसे किसी बंद पड़ी बिल्डिंग में लेकर आता है। जब वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर लिन आकर कहती है कि अच्छा तो तुम भी इसे मारना चाहते हो, चलो हम दोनों मिलकर इसे खत्म करते हैं। लिन अपनी मैजिकल पावर से नांसी के ऊपर हमला करती कि ये सभी लोग उसके हमले को डॉज करते हैं। चीनियान को यहाँ पर देखकर लिन समझ गई थी कि ये सारा किडनैपिंग का प्लान बस उसे सामने लाने के लिए था। तभी ही अचानक से आसाओ नांसी को लेकर गायब हो जाता है। लिन चीनियान से कहती है कि मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड खूबसूरत हूँ नांसी से बेहतर, मगर फिर भी तुम उस मामूली लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ मगर तुमने कभी भी मेरे प्यार को नहीं देखा। वो कहता है कि इसे प्यार नहीं पीछे पड़ना कहते हैं। मैंने तुम्हें काफ़ी बार समझाने की कोशिश की पर अब जबकि तुम समझती नहीं। इतना बोलकर वो उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लिन के मरने के बाद नांसी वहाँ पर वापस आ गई थी। उसे बेहोश देखकर चीनियान को ऐसा लगता है कि नांसी उसे वापस से छोड़कर चली गई है, लेकिन वो उठकर कहती है कि मुझे अपना पुराना जन्म याद आ गया है कि हम दोनों 1000 साल पहले किस तरह से रहते थे। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब आसाओ नांसी को लेकर गया था तब उसने अपना ड्रैगन हार्ट निकालकर नांसी को दे दिया। वो कहती है कि ये तुमने क्या किया, बिना ड्रैगन हार्ट के तो तुम मर जाओगे। आसाओ कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए तो मैं मरना डिजर्व करता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि चीनियान खुश रहे। चीनियान की खुशी तुमसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं खुद का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और पहले जो भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वो गायब हो जाता है। प्रेजेंट में वो उसे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। हमने ऑलरेडी 1000 साल ऐसे ही गवा दिए, अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। ये सुन वो उसे किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।